हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ईडू चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं चंद्रशेखर कुमार आपको इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सीडीपी के मास्टर वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं सीडीपी को 3 पार्ट में बना दिया हूं। तो पार्ट हमारा 1 है। इसमें सिर्फ बाल विकास से संबंधित मैं चर्चा करूंगा और महत्वपूर्ण बिंदु को चर्चा करूंगा जो आगामी सीटीटी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो या वैसे गुरुजी जो सीटीटी के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं और आगामी सीटीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए तो और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें हम 3 पार्ट इसलिए बांटे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ बाल विकास की चर्चा करूंगा और दूसरे पार्ट में समावेशी शिक्षा का जो है सिद्धांत क्या सब है वो सब चर्चा होगा। तीसरा पार्ट रहेगा अधिगम और शिक्षा शास्त्र से संबंधित। तो 3 पार्ट में मैं पूरा सीडीपी के ख़त्म कर दूंगा। तो ध्यान देने की बात यह है, बाल विकास से 15 अंक का पूछता है। उसके बाद जो है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत से 5 अंक का पूछता है और उसके बाद अधिगम और शिक्षा शास्त्र से 10 अंक। तो टोटल हो गया 30 अंक। 15, 5, 10। तो 3 वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको लेकर के। तो चलिए इसमें बिना समय गंवाए हम चर्चा करते हैं। बाल विकास इसमें है और शिक्षा मनोविज्ञान, यानी बालक का विकास कैसे होता है। और बालक का विकास का अर्थ है कि बालक और बालिका दोनों का विकास से संबंधित जो जानेंगे। बालक के विकास के विभिन्न चरणों को चर्चा करेंगे। तो इसमें आपको कुछ मनोवैज्ञानिक का भी चर्चा है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना मंतव्य दिए हैं कि बालक का विकास कैसे होता है, बालक क्या है, उसका विकास कैसे होगा, सारा चीज़ को इसमें चर्चा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है कि बालक के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना अनिवार्य है। यानी अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं सीटीटी पास करके या टीईटी पास करके, तो आप इन फ्यूचर में शिक्षक ही बनेंगे। तो शिक्षक बनने से पहले आपको जो है कुछ शिक्षण ज़रूरी है। बच्चे को तौर तरीका जो है, बच्चे को नेचर को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बच्चे को स्वभाव को नहीं जानेंगे, नेचर को नहीं जानेंगे, तो बच्चों को आप क्या पढ़ा पाएंगे। आप बच्चों को स्वभाव जानने के लिए, नेचर जानने के लिए आपको जो है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना एकदम अनिवार्य है। तो अगला हमारा पॉइंट है कि मनोवैज्ञानिक वाटसन के अनुसार सभी बालक जन्म से समान होते हैं, यानी कि उसमें कोई अंतर नहीं होता है। जन्म लेता है तो एक समान होता है क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं होता है। जन्म लेता है तो बिल्कुल 0 लेवल का होता है। शैशवावस्था में जब बच्चा जन्म लेते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं, इसीलिए सभी बालक जन्म से समान होते हैं। वातावरण में आते हैं तब उसका जो है डिफरेंस होता है, विभिन्नता पाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा है पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान की गई है। यानी बौद्धिक विकास के 4 अवस्था दिए हैं और स्तर को पहचान किए हैं कौन? पियाजे ने। ऐसे इसका 4 अवस्था जो दिए हुए हैं संज्ञानात्मक विकास के, वही अवस्था से इसको हम तुलना कर सकते हैं। तो उसमें दिए हुए संवेदी प्रेरक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है और जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 11 वर्ष से ऊपर का है। तो ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट यहाँ कह रहा है कि मानव विकास में जो है मानव विकास की बाल अवस्था को सुनहरी अवस्था के रूप में माना गया है। यानी कोई भी बच्चे का अगर विकास हो रहा है तो बाल अवस्था को एकदम सुनहरी अवस्था कहा गया है, क्योंकि बाल अवस्था जो है 5 या 6 बरस से लेकर के और 12 बरस तक जो है उसका अवस्था को कहा गया है। तो सुनहरी अवस्था इसलिए है क्योंकि उसमें बच्चे जो है पहला में उसका एडमिशन होता है और लगभग 5वां तक पढ़ता है। तो बाल अवस्था में ही 5 क्लास पढ़ता है, तो जड़ उसका वहीं से बनता है, इसलिए सुनहरी अवस्था का जो है संकेत इसको दिया गया है। अगला पॉइंट है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य बालक का विकास करना है। सो एकदम सही बात है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है, रियल में जो उसका उद्देश्य है, एम है, वह है बालक का विकास करना। अगला है पॉइंट कि शैशवावस्था में बालकों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। यानी जो छोटा बच्चा होता है, शैशवावस्था जो है 0 से 2 वर्ष को माना गया है, तो वह जो होता है बिल्कुल जो होता है क्रियाकलाप वो दूसरे पर आश्रित रहता है। छोटा बच्चा होने के कारण सारा काम अपने से वह नहीं कर सकता है।
अगला है कि बालकों के विकास के मार्ग में परिवार को प्रथम पाठशाला माना गया। यानी बालक का जो डेवलपिंग होता है, विकास होता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, जो भी हो, उसमें परिवार को प्रथम पाठशाला माना गया है। तब जाके विद्यालय आएगा, आस पड़ोस आएगा। अगला पॉइंट है शिशु में 1 वर्ष की आयु में भय क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है। यानी छोटा बच्चा होता है, शिशु का मतलब बहुत छोटा वर्षा, 1 वर्ष की आयु में उसको भय होने लगता है, क्रोध होने लगता है। इसका कारण है कि उसमें संवेग का भी विकास होना प्रारंभ हो जाता है। संवेग इट मीन्स इमोशन। तो आप जानते हैं कि संवेग जो है, आपको सीटेट में क्वेश्चन पूछती है संवेग क्या है। तो संवेग जो है जैसे भय होना, क्रोधित होना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, हंसना, रोना, ज़्यादा खुशी होना, पीट देना, गुस्सा जाना, चेहरा लाल कर लेना, ये सब संवेग के अंतर्गत आता है। नहीं, हर इंसान में संवेग होता है, या तो हंसने का, रोने का, गुस्साने का, डरने का, भयभीत होने का। ये सब जो है सारे बच्चे के साथ साथ बुजुर्गों में होता है। संवेग के बिना जो है, संवेग जो है जन्म से लेकर के आज जब तक मृत्यु हो जाता है तब तक यह संवेग किसी इंसान को छोड़ा है नहीं, याद रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है कि मध्य बाल अवस्था में भाषा सामाजिक रीत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। मध्य बाल अवस्था क्या, अगर बाल अवस्था अगर 6 वर्ष से 12 वर्ष है तो मध्य बाल अवस्था क्या हो जाएगा, 9 वर्ष हो जाएगा। तो 9 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो अहम केंद्रित होते हैं, वह जो है अपने मनमौजी से अपना भाषा का प्रयोग करता है, बोलता रहता है। तो ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष की आयु में होता है। यानी 11 वर्ष का हो जाता है, इट मीन्स 5वां क्लास के हो जाता है। तो उस बच्चे में जो है तर्क करने का, जिज्ञासा मतलब जानने के लिए जो है ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, और निरीक्षण शक्ति का भी उसमें विकास हो जाता है। कोई भी चीज़ को अवलोकित करता है, जा के जांच करता है, वो शक्ति उसमें आ जाता है। अगला पॉइंट है बालकों के शारीरिक लक्षणों एवं बुद्धि पर वंशानुगत गुणों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यानी कोई भी बालक का जो शरीर का जो बनावट है, जैसा शरीर का ढांचा है, उसका रंग रूप आकार या बुद्धि उसका किस तरह से है, उसका जो है प्रभाव जो है उसके वंशानुगत से पड़ता है। यानी माता पिता के गुण उसमें पाया जाता है, जैसा माता पिता उसी तरह से उसका लक्षण और बुद्धि का प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बालक किसी वस्तु एवं घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। और मूर्त क्रियात्मक अवस्था क्या होता है, जो वस्तु को सामने में रख के कोई बच्चे जो होते हैं उसको घटना के बारे में सोचना शुरू कर देता है, तो समझिए कि तार्किक अवस्था में वो आ गया है, मूर्त अवस्था में आ गया है क्रिया करने का। अगला पॉइंट है कि बालकों के व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा, शिक्षण व अनुशासन में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। यानी बच्चे के जो है व्यक्तित्व निर्माण में जो है कक्षा, शिक्षण व अनुशासन अगर उसमें है तो समझिएगा कि संवेगात्मक समायोजन वह कर रहा है, कोई भी चीज़ को वह जल्दी समझ रहा है, सीख रहा है। अगला है पॉइंट हमारा शिक्षा का अर्थ है ज्ञान। यानी आपसे कोई पूछेगा एजुकेशन का अर्थ क्या होगा, तो एजुकेशन मीन्स होता है नॉलेज, ज्ञान होता है, याद रखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है कि शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है, क्योंकि इसका अध्यापन मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है। जैसे शिक्षा के द्वारा जो है हम राष्ट्रीय भावना को भी विकास कर सकते हैं। अगर शिक्षा अगर बच्चे को देंगे तो बच्चे जो है कुछ मेहनत करेंगे, कोई नया चीज़ बनाएंगे, सीखेंगे, तरक्की करेंगे, जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, तो जो है इससे देश का भी तरक्की होगा, देश का विकास होगा। अगला पॉइंट हमारा नैतिक विकास सिद्धांत जो है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। परीक्षा में कभी पूछ देता है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने ऐसा किया था, यह सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। अगला पॉइंट है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक का स्तर 7 से 11 वर्ष की अवधि में घटित होता है। बिल्कुल सही है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर दिए थे। पहला दिए थे संवेदी प्रेरक अवस्था, जो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक के था। उसके बाद जो है 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक था, तो 0 से 2 वर्ष संवेदी प्रेरक अवस्था था, 2 से 7 वर्ष जो था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था, 7 से 11 वर्ष जो है यही जो है क्या है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष से जो है ऊपर जो दिया था वह दिया था अमूर्त जो है संक्रियात्मक अवस्था, याद रखेंगे एग्जाम में। तो अगला हमारा पॉइंट है कि
अधिकार संरक्षण अभिमुखता कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही है। अधिकार संरक्षण अभिमुखता क्या है, तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी बच्चे को संज्ञानात्मक विकास में विद्यालय और कक्षा के वातावरण एकदम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कक्षा के जो वातावरण है बिल्कुल शांत होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, तो बच्चे जो है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, इसलिए ध्यान रखें। अगला पॉइंट है कि पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार इत्यादि बालकों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। यानी पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार अगर सही है तो बच्चे को जो है वृद्धि जो है प्रभावित नहीं होगा, नहीं तो वृद्धि जो है उसका प्रभावित हो जाएगा, यानी बढ़ नहीं पाएगा। अगर भोजन, स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहेगा तो बच्चा का वृद्धि जो है शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट है घर को भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा माना जाता है। यानी घर में जो भाषा बोलते हैं, सीखते हैं बच्चे, वह प्रथम कक्षा माना जाता है घर को। ऐसे घर का प्रथम पाठशाला माना जाता है और माता पिता को प्रथम गुरु माना जाता है। अगला हमारा पॉइंट है वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो। यानी कोई भी विचार अगर प्रक्रिया देते हैं किसी को तो नया दीजिए और रियलिटी होना चाहिए, उपयोगी अवधारणा होना चाहिए, वो सब प्रस्तुत करिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वह प्रक्रिया बालकों में रचनात्मक दृष्टिकोण पैदा करने में महत्वपूर्ण होती है। तो वो जो है बच्चे के जो है रचनात्मक दृष्टिकोण होगा, वो रचनात्मक होगा बच्चा और सृजनशील होगा। वह बच्चा कोई न कोई भविष्य में कोई नया चीज़ बनेगा, अच्छा खोज करेगा, अच्छा चीज़ का निर्माण करेगा। अगला पॉइंट है कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिकता कहा जाता है। यानी आनुवंशिकता किसको कहेंगे, तो माता पिता से जो वंशज में जाएगा नहीं, उनके बच्चे में जाएंगे, उनके बच्चा में जो गुण स्थानांतरित होगा, जो लक्षण जो है जाएगा। अगर किसी का माता पिता बहरे है तो उनके बच्चे भी बहरे होने का उम्मीद है, और लक्षण होता है आनुवंशिकता का गुण उसमें चला जाता है। तो ये जॉन ग्रेगर मेंडल ने इसका प्रयोग किया था, पौधे पर प्रयोग करके बताया था, मटर के पौधे पर। अगला हमारा पॉइंट है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार बालक की संस्कृति उसके भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी भाषा के विकास करना है बच्चे को तो उनका सांस्कृतिक जो है एकदम महत्वपूर्ण है, और समाज का भी सपोर्ट एकदम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तब बच्चे को भाषा का विकास जल्दी होता है। अगला पॉइंट है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। पियाजे का स्टेटमेंट है कि कोई भी योजना अगर प्रचलित है, फेमस है, उसमें नया जानकारी अगर जोड़ देते हैं तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, आत्मसातकरण बोलते हैं। यह प्रश्न CTT में कई बार पूछ चुका है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा कि स्पीयरमैन जो है, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत समान बुद्धि यानी जनरल इंटेलिजेंस को G से और विशिष्ट बुद्धि यानी स्पेशल इंटेलिजेंस को S पर आधारित कहा है। अगला पॉइंट है विचारात्मक प्रक्रिया में प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित रहता है। कोई भी विचार अगर प्रकट करते हैं प्रोसेस से तो में सारा चीज़ रहता है, इमेजिंग रहता है, कंसेप्ट रहता है, सिंबल रहता है, बॉडी लैंग्वेज रहता है, ये सारा चीज़ जो है मानसिक क्रिया उसमें अंतर्निहित होता है। तो कोई भी चीज़ को सही से बोलना चाहिए कहीं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व विकास है। यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, ये सारा चीज़ है। अगला पॉइंट है हमारा कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय एकता का विकास करना है। अगर पूछेगा कोई से कि जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है, तो राष्ट्रीय एकता का विकास करना, यानी आपस में मिलजुल कर रहे और देश का भी तरक्की करे। अगला पॉइंट है संवेदी अवस्था में बालक अनुकरण
स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यानी संवेदी अवस्था तो छोटा बच्चा को माना गया जो अनुकरण द्वारा ज़्यादा सीखता है, और कोई भी बात है कि वह मानसिक निरूपण करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहता है, सीखना चाहता है, क्योंकि वह दुनिया में आया रहता है तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली रहता है, इसलिए बहुत पूछेगा, खूब प्रश्न करेगा, ये क्या है, वो क्या है, जानकारी एकत्रित करना चाहता रहता है, माथा खराब कर देगा। अगला पॉइंट है समाजमिति विधि द्वारा बालक की सामाजिकता का परीक्षण किया जा सकता है, कि बालक को जांचिए कि समाज में कितना इंटरेस्टेड है, सामाजिक नियमों का पालन करता है कि नहीं, उसको जांच करने के लिए समाजमिति विधि का हम प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है मारिया मॉन्टेसरी द्वारा मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की आधारशिला रखी गई थी। अगर आपसे पूछेगा कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का आधारशिला कौन रखी थी, तो मारिया मॉन्टेसरी रखी थी, यानी मारिया मॉन्टेसरी ने रखी थी। अगला पॉइंट है कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक है और बालकों को समझने का पर्याप्त स्थान दिया गया है। यानी प्रगतिशील शिक्षा जो होता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है, उसमें कक्षा कक्ष को कहा कि लोकतांत्रिक रहना चाहिए, यानी फ्री रहना चाहिए, बच्चे फ्री रहना चाहिए, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अब बालकों को समझने का पर्याप्त स्थान दिया गया है, यानी विशेष रूप से उसको मौका मिले कि सोचे समझे और सीखने का विशेष अवसर मिले, मौका दिया जाए। अगला पॉइंट है प्रगतिशील शिक्षा समस्या समाधान एवं आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है, कोई भी बच्चा को समस्या समाधान एवं आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है, इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला पॉइंट है प्लेटो के अनुसार बाल अवस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं और समायोजन पर पड़ता है। यानी छोटा बाल अवस्था में जो भी चीज़ ट्रेनिंग दिए रहेंगे बच्चों को, उन फ्यूचर में जो कमर्शियल बनेगा तो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, वो समायोजन कर लेगा बिजनेस व्यापार वगैरह में। अगला है कि हॉरलॉक के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यानी सामाजिकरण प्रक्रिया करने के लिए, प्रोसेस जो समाज से जुड़ने के लिए बच्चों को सामाजिक विकास एकदम महत्वपूर्ण होता है। पियाजे के अनुसार बालकों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। स्पीयरमैन ने बुद्धि को समान मानसिक योग्यता जी एवं विशिष्ट मानसिक योग्यता एस में बांटा है। यानी दो तरह में बांट दिया कि समान बुद्धि किसको कहेंगे और विशिष्ट मानसिक योग्यता किसको कहेंगे। यानी छोटा विशेष मतलब कमज़ोर हो और समान मतलब जो है बढ़िया हो, मिडिल में हो। अगला पॉइंट है बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल कैटेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यूपीटीटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल कैटेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला पॉइंट है बीने साइमन परीक्षण द्वारा विशिष्ट बुद्धि का मापन किया था। अगर आपसे कोई पूछेगा विशिष्ट बुद्धि का मापन किसने किया था, तो बीने साइमन ने किया था, याद रखेंगे। आगे है कि साइमन बी ने नामक मनोवैज्ञानिक द्वारा वर्ष 1908 में पहली बार मानसिक आयु का विचार प्रस्तुत किया गया था, 1908 में। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। यानी शिक्षा के डिफिनीशन दिए महात्मा गांधी कि जो है मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है, कोई भी बात जो अभिव्यक्त करते हैं वो। अगला पॉइंट है कि स्पेंसर ने मत दिया कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम उन समस्त बातों को अपने में संजोए रखता है जिन्हें बालक गर्भाधान अथवा प्रजाति से प्राप्त करता है। यानी वंशानुक्रम का मतलब है कि क्या है कि सारे बातों को संजोए रखता है, जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें उसका गुण जो है, प्रजाति है, लक्षण सारा चल जाता है, यही बात बताना चाह रहे हैं। डॉक्टर बीएन झा के अनुसार वंशानुक्रम बालक की जन्मजात योग्यताओं का कुल योग है। यानी जो भी वंशानुक्रम जो है बालक का वो जन्मजात होता है, कोई भी लक्षण उसमें आ जाता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विद्या है। यानी बुद्धि क्या है, सोचने समझने की क्रिया है या कार्य करने की क्रिया है, एक विद्या है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है
अगला पॉइंट है आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना और मूल शक्तियों का प्रधान कारक माना जाता है। अगला है बुद्धि का इकाई सिद्धांत एस्टर्न एवं जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। अगर आपसे पूछेगा बुद्धि का इकाई सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो यहाँ जो है एस्टर्न एवं जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। अगला पॉइंट है कि शिक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षण दक्षताओं के विकास में सहायक है। कहता है अगला पॉइंट है कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षण दक्षताओं के विकास में सहायक है। यानी कि शिक्षक को इंडिकेशन कर रहा है कि उनको शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन एकदम ज़रूरी है, तब जो है उस सही से बच्चों को पढ़ाने में जो है सहायक होंगे, डेवलप होंगे, उनको एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगला पॉइंट है अनुकरण कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। यानी पहली अवस्था में जो है बच्चा अनुकरण द्वारा ही ज़्यादा सीखना चाहता है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है कि मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है पिछड़े अधिगमकर्ता कहे जाते हैं। अधिगमकर्ता मतलब जो सीखने वाला होता है, उसको अधिगमकर्ता कहते हैं। मंद का मतलब जो धीरे धीरे सीखता है। अगर हमको महीना में अगर एक दिन में हमको 10 वर्ड याद करना है तो एक महीना में 300 वर्ड याद होगा, 300 वर्ड याद होगा। अगर हम 5-5 याद किए तो 150 वर्ड ही याद हुआ। तो 10-10 याद करने वाले से तो हम पिछड़ गए, हम सीख नहीं पाए। तो वही इसलिए पिछड़े अधिगमकर्ता हमें कहेगा, क्योंकि हम कम सीखे हैं टारगेट के अनुसार। अगला पॉइंट है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। यानी बुनियादी स्तर में तो छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें जो है मातृभाषा में ज़्यादा शिक्षा देना स्तर है, और ग्रामीण क्षेत्रों, क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सिखाने में सहायता करती है। तो याद रखेंगे। अगला पॉइंट है किंडरगार्टन एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बालो उद्यान। बालो उद्यान का मतलब सिर्फ जहाँ बालक होता है वो बालक एक कंपनी कहिए, जहाँ पे विद्यालय होता है उसको बोलेंगे, बच्चे होते हैं। अगला है कि कमेनियस द्वारा बाल अवस्था की शिक्षा को वर्नाकुलर स्कूल नाम दिया गया था। ये उतना इम्पोर्टेंट सीटेट के लिए नहीं है ये पॉइंट। यहाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विश्वसनीयता को किसी मापक उपकरणों के लिए सर्वाधिक वांछनीय माना जाता है। यानी कोई भी चीज़ को अगर मेजरमेंट करना है, सपोज डेट अगर एग्ज़ाम लिए और उसको अंक देना है, तो उसमें सर्वाधिक वांछनीय किसको माना जाता है? विश्वसनीयता। यानी विश्वास के साथ जो हम नंबर देंगे, अंक देंगे, तो ज़्यादा जो है सर्वाधिक वांछनीय माना जाएगा वो मेजरमेंट के उपकरण। अगला है छात्रों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर छात्रों को श्रम करने का अवसर देना चाहिए। यानी मेहनती उसको बनने देने के लिए, फुर्ती बनाने के लिए छोटा छोटा कोई काम देते रहना चाहिए, ताकि वह जो है मेहनती हो और श्रम करने की क्षमता उसमें डेवलप हो। अगला पॉइंट है संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत। संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है। यानी संबंध प्रक्रिया है कि एक दूसरे से दोस्ती करता है, घूमता फिरता है, तो समझिए उसका व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। स्वामी विवेकानंद क्या कहे थे कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। सही बात है, इसे पहले भी मैं बता चुका हूँ। अगला है स्व अधिगम मॉडल सामाजिक व आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बालकों की सहायता करता है जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है। यानी कोई बच्चे बहुत एक्सपर्ट जो है तो वह जो है उनको हेल्प करता है। स्व अधिगम मॉडल जो है उसको मदद करता है पढ़ने में, तो इसलिए जो है वो अच्छा माना गया है। तो कमज़ोर बच्चे जो है, जो जिसको आर्थिक स्थिति खराब है जो है समाज में, तो इससे बच्चों को जो है सहायता दी जाती है।
अगला पॉइंट है कि मूल्यांकन का उद्देश्य बालक ने क्या सीखा है यह जानना, बालक के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। मूल्यांकन से भी प्रश्न बार बार पूछता है, मूल्यांकन क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का अर्थ हुआ कि हमेशा मूल्यांकन करना, और व्यापक मूल्यांकन का मतलब बड़े पैमाने पर जांच करना। तो मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या है? तो अभी तक बालक को जो हम सिखाए, विद्यालय में पढ़ाए, वो कितना सीखा, कितना जान गया, अगर उस जानने में जो कठिनाई आया उसको भी जानकारी प्राप्त करना। इसलिए मूल्यांकन करते हैं कि क्यों नहीं सीख रहा है, क्या उसमें कठिनाई है बच्चे में। तो इस सारे बात को जानकारी करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, फ्रोवेल के द्वितीय उपहार के माध्यम से बालकों को खेल खेल में ज्यामितीय आकृतियों की शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी खेलता है तो बच्चे लाइन पारेंगे, बॉक्स बनाएंगे, जैसे कबड्डी हुआ या कोई भी क्रिकेट हुआ या छोटा छोटा किट खेलने वाला ये सब हुआ, उस सब में बॉक्स बनाता है तो ज्यामितीय आकृति का भी उसमें जो है एक तरह से शिक्षा उसको मिल जाता है। तो खेल खेलने देना चाहिए बच्चा को उसे। अगला पॉइंट है कि मानव विज्ञान शिक्षण संबंधी अनुभवों के आधार पर मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का जन्म हुआ था। यानी मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का जन्म कब हुआ था? तो मानव विज्ञान के शिक्षण यानी सिखाने के तौर तरीका के अनुभव के आधार पर जो है ये जो है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है कि गतिक प्रक्रमण नामक कौशल का संबंध संवेगात्मक बुद्धि से होता है। यानी गतिक प्रक्रम क्या होता है? खेल कूद से संबंधित जो स्किल्स डेवलप होता है वो सब संवेगात्मक बुद्धि से होता है। अगला है एलएम टर्म के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। ये स्टेटमेंट राइटर के नाम, मनोवैज्ञानिक के नाम याद रहे चाहे नहीं रहे, उसका डिफिनीसन अगर याद है तो सीटेट में काफ़ी हेल्प मिलेगा। बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। यानी बुद्धि क्या है? उसे हम सोचते हैं, समझते हैं, यानी सोचने समझने की जो क्रिया है उसी को बुद्धि कहते हैं। अमूर्त हो चाहे मूर्त हो, सारा चीज़ के बारे में, जैसे अमूर्त के बारे में ज़्यादा सोचता है आदमी, बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा लगाना पड़ता है। अगला पॉइंट है हमारा कि प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का विकास इस प्रकार होता है कि हम उसे सामाजिक प्राणी कह सकते हैं। यानी सामाजिकरण वह प्रक्रिया है कि उसमें बच्चे जो है सामाजिकरण हो जाते हैं, समाज के नियमों को पालन करने लगते हैं और उसके नियमों के आधार पर चलता है, उसको हम सामाजिकरण कहते हैं, तब उसको हम सामाजिक प्राणी भी कह सकते हैं। तो बच्चे को सामाजिक होना एकदम अनिवार्य है। अगला है कि कूले के अनुसार एक बालक का उत्तम वातावरण में पालन पोषण करने पर उसके उत्तम व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यानी वातावरण सही होगा तो वहाँ अच्छा से पलाएगा पोषाएगा तो वह बच्चा जो है अच्छा उसका व्यक्तित्व का निर्माण होगा, इन फ्यूचर में कुछ न कुछ अच्छा ही करेगा, अच्छा स्टूडेंट होगा वो। अगला पॉइंट है हमारा, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत को थॉमसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो थॉमसन ने किया था, याद रखेंगे। किंडरगार्टन शिक्षण विधि में गीत, गति और रचना अभिव्यक्ति के 3 साधन है। कोई भी बात को अभिव्यक्त करता है पढ़ाने के समय, उसमें गीत गा करके या गति करके, कूद के या डांस करके, जो भी करे उससे, और रचनात्मक दृष्टि से बच्चे को ज़्यादा सिखाया जाता है। अगला पॉइंट है कि एक अच्छी परीक्षा में वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता 3 गुण जरूरी होती है। अगर परीक्षा लेते हैं तो उसमें मुख्य बात क्या होना चाहिए? यानी सही से उसका कॉपी जांच होना चाहिए, विश्वास के साथ जांच होना चाहिए, और व्यवहारिक जो है ज्ञान का जो है एग्ज़ाम भी होना चाहिए, एग्ज़ाम में उस तरह का प्रश्न पूछना चाहिए। तो यह 3 गुण जरूरी होते हैं, तो अच्छा परीक्षा का यही मतलब है। अगला पॉइंट है कि व्यवहारिक बुद्धि का मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है। अगर पूछेंगे व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहते हैं, तो मूर्त बुद्धि और स्थूल बुद्धि, जो दिखता हो। अधिकांश बालक 6 वर्ष की आयु में अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। यानी पूछेगा कि कितने साल के बच्चे मातृभाषा सीख लेते हैं, तो 6 वर्ष, यानी पहला क्लास में रहता है तो माँ का भाषा बोलना शुरू कर देता है। अगला पॉइंट है हमारा कि
विद्यार्थी का विकास उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। यदि इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विद्यार्थी का विकास डेवलप कब होगा, जब उसका वंशानुक्रम होगा, यानी माता पिता अच्छे पढ़े लिखे होंगे और स्वस्थ होंगे, और वहाँ का उसके आसपास के जो वातावरण होगा वो सब जो है काफ़ी जो है उस पर निर्भर करता है, उसका विकास उस पर डिपेंड करता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है, रूसो के अनुसार बालक को ही शिक्षा का केंद्र मानकर शिक्षा देना चाहिए, यानी बाल केंद्रित शिक्षा देना चाहिए, बालक को मुख्य रूप से ध्यान में रख के और ज्ञान देना चाहिए, तो ज़्यादा सार्थक होगा। अगला पॉइंट है, सेमेस्टर प्रणाली सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है। सेमेस्टर जो होता है 6 महीना 3 महीना जो है एग्ज़ाम लेते हैं, या 1 महीना में जो हमेशा एग्ज़ाम होता रहता है, वही सेमेस्टर प्रणाली कहलाता है। इसमें मूल्यांकन हमेशा होते रहता है, जांच वगैरह। अगला पॉइंट है, चिंतन प्रतीकों का प्रयोग इस मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा व्यक्ति अपनी किसी विशिष्ट व लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है, यानी चिंतन प्रक्रिया से कोई भी समस्या करता है बच्चा, विशेष रूप से सोचता है, समझता है, लक्ष्य को प्राप्तित करता है, लक्ष्य पर केंद्रित करता है, और समस्या आता है उसको समाधान भी करता है। अगला पॉइंट है, बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितना है, 120 है। याद रखेंगे, कारकों की संख्या जो है 120 है। अगला पॉइंट है, मंद बुद्धि बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी मंद बुद्धि के है, यानी बुद्धि उसका काम नहीं करता है, थोड़ा बुर्बक टाइप के है, तो उस बच्चे को हस्तशिल्प जो है शिक्षा देना चाहिए, हाथ से कुछ कलाकारी करने का, जैसे मूर्ति बनाना या कुछ कोई भी चीज़ को बना देना, या कपड़ा सीना, या बहुत सारा जो है हस्तशिल्प है, वो वाला उसको हम ज़्यादा जो है शिक्षा देना चाहिए इन फ्यूचर में, कि कुछ कमाए, बेरोजगार न रहे। बुद्धि लब्धि समप्रत्यय की विकसित करने का श्रेय टर्मन को दिया जाता है। टाइमन लिखा गया है, गलती है, टर्मन है। बुद्धि लब्धि समप्रत्यय का विकसित करने का श्रेय किसको, तो टर्मन को दिया जाता है। अगला पॉइंट है, भारत में अधिकांश शिक्षा बहुभाषी होती है और इसे शिक्षा द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। CTET 2016 का ही प्रश्न है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अधिकांश शिक्षाएं बहुभाषी होते हैं, यानी यहाँ पे बहुत सारा भाषा बच्चे बोलते हैं, तो वो अच्छा बात है। अगर वर्ग कक्ष में तरह तरह के भाषा अगर बोल रहे बच्चे, तो एक संसाधन के रूप में काम करती है, उससे दूसरे बच्चे भी उस भाषा को सीखते हैं। बहुत सारा भाषा अगर कोई बच्चे बोलते हैं तो संसाधन के रूप में काम करती है, याद रखेंगे। CTET में बार बार पूछा हुआ है सवाल। पियाजे के विचार से बालक सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे ने क्या कहा कि बालक जो है सक्रिय, वो अपने खुद ज्ञान निर्माण करता है, तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत को रचना करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है, तो बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना और उसके रुचि के अनुसार शिक्षा देना ही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र कहलाता है। मस्ट भी आई टॉपिक था, ये भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस लिए, तो जो है विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है, तो सामाजिक सांस्कृतिक, यानी बच्चे को समाज के अनुसार क्या है वो जो है, और संस्कृति कैसा है, उससे विकास बच्चे को ज़्यादा होता है। अगर समाज में कोई ज़्यादा डेवलप कर रहा है, पढ़ लिख के अच्छा आदमी बन गया, तो उसको देख करके भी दूसरे बच्चे भी ज़्यादा सीखते हैं, याद रखेंगे। अगला है कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनयोन्क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है, यानी वंश के अनुसार माता पिता का सब बच्चे जो है अलग अलग होते हैं, यानी एक संतान के भी एक माता पिता के अगर 2 संतान है, एक ही दिन अगर जन्म लिए, तब भी उसमें भिन्नता होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का उस पर प्रभाव पड़ता है। दोनों एक जैसा नहीं हो सकता है, एक जैसा एग्ज़ाम देगा तो परीक्षा में अंक नहीं ला सकता है, तो याद रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है कि बच्चों के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है, यानी बच्चों के जो है समाजीकरण में कौन मुख्य भूमिका निभाता है, तो परिवार, यानी परिवार से जो है उसका समाजीकरण पहले होगा। अगला पियाजे के अनुसार बालकों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, यानी उसका जो है चिंतन थोड़ा अलग होता है, सोचने समझने की क्षमता जो है सियानों से थोड़ा अलग होता है, सिर्फ मात्रा के बजाय, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि बालक के वयस्कों और
बालक के वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। यानी बच्चा जो होता है अपने जो है बड़ों से भी कुछ सीखते हैं, थोड़ा अपने से बड़ा होता है उसको समवयस्क कहते हैं। अब वयस्क मतलब 18 वर्ष से ऊपर होता है उससे भी सीखता है, और समवयस्क मतलब जो अपने बराबर के होता है उससे सीखता है बच्चा ज़्यादा। आज के लिए इतना ही। आशा और उम्मीद है कि आज का जो ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है बाल विकास से संबंधित, यह जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसमें बहुत सारा जानकारी मिली होगी। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।